देखो सुनो, तो इस तरह से अपन ने ये पढ़ा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस किया कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट पर पीएच डिक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट का पीएच इंक्रीज हो जाएगा। एक्चुअली कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो पीएच जो होता है ना, पीएच ये होता है नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस कंसेंट्रेशन। जो पीओएच होता है ये होता है नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच माइनस कंसेंट्रेशन। जो पीकेडब्ल्यू होता है ये होता है नेगेटिव लॉग ऑफ केडब्ल्यू। सही। अब अगर आप मान लो H प्लस इंक्रीज होता है, अगर H प्लस इंक्रीज होगा तो पीएच क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्योंकि क्या साइन लग रहा है बीच में? नेगेटिव का। नेगेटिव का साइन मतलब अपोजिट है एक दूसरे के। तो अगर H प्लस इंक्रीज होगा तो पीएच डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली OH माइनस इंक्रीज होगा तो पीओएच डिक्रीज हो जाएगा। और अगर KW इंक्रीज होगा तो PKW डिक्रीज हो जाएगा। सही। तो अब जैसे ये रिएक्शन थी आपकी, H2O गिव्स H प्लस प्लस OH माइनस, ये एंडोथर्मिक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड गई, फॉरवर्ड गई तो H प्लस बढ़ गया, H प्लस बढ़ गया तो पीएच क्या हो गया बेटा? कम। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच कम हो गया, मतलब न्यूट्रल पॉइंट का पीएच कम हो गया। अच्छा, टेम्परेचर कम कर दे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहाँ चली जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड चली जाएगी तो अब H प्लस क्या हो जाएगा? कम। और H प्लस कम हो जाएगा तो पीएच क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो न्यूट्रल पॉइंट का पीएच बढ़ गया। ये है कहानी। तो ये नोट कर लो एक बार, फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं। फिर एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लिखो। एट 25 डिग्री सेल्सियस एक्वस सॉल्यूशन हैविंग पीएच इक्वल टू 6 इज। हाँ भाई हर्ष, इस क्वेश्चन का आंसर बता। तो इसका आंसर आ जाएगा एसिडिक। ठीक है, बहुत शानदार। 7 न्यूट्रल होता है, 7 से पहले वाला एसिडिक, 7 के बाद वाला बेसिक। परफेक्ट। सिमिलरली एक दूसरा सेकंड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। An aqueous solution having pH equal to 6। तो अब ये कुछ भी हो सकता है, अब ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि टेम्परेचर नहीं दे रखा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑल पॉसिबल। आंसर आ जाएगा ऑल पॉसिबल।
मैं पढ़ा चुका हूं ना ऊपर कि भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो न्यूट्रल पॉइंट का पीएच पहले शिफ्ट हो जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट का पीएच और आगे शिफ्ट हो जाएगा। अरे समझ गए क्या? क्या लीजा दोबारा समझाऊं क्या इसे? ठीक है, हाँ जी बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग लिखूं, ओस्टवाल डाइल्यूशन लो। ओस्टवाल डाइल्यूशन लो। ओस्टवाल डाइल्यूशन लो किसके लिए एप्लीकेबल होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। जैसे समझना आप, इधर मेरे पास एक कोई वीक एसिड है HA, इसका एक्वस सॉल्यूशन है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको HA प्लस H2O, और ये H2O किस में होता है? यहां पर एक्सेस में। इन दोनों का मीनिंग सेम है, ऐसा लिखे या ऐसा लिखे एक ही बात है, समझ गए? तो अब यहां मैंने लिखा HA एक्वस, पानी इसको इसके आयंस में ब्रेक कर देगा, H प्लस प्लस A माइनस। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। Ka क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, ठीक है। तो Ka इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। चलो, ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C है, ये 0 है, ये 0 है। अब ये हो गया C माइनस एक्स, ये आ गया x, ये आ गया x। तो अब क्या आ जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिसोसिएटेड x अपॉन C। यहां से x किसके बराबर आ जाएगा? C अल्फा की। C माइनस C अल्फा, ये आ जाएगा C अल्फा, ये आ जाएगा C अल्फा। ये क्या आ गया मेरे पास? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका Ka लिखूं, Ka क्या आ जाएगा? इसका वही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? C अल्फा। A माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है? C अल्फा। तो यह आ जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा, और यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है? C माइनस C अल्फा। तो मैं C माइनस C अल्फा लिखने के बजाय वहां से क्या कॉमन ले लूँ? C कॉमन ले लूँ। आपको दिख गया होगा ना, एक C से C कट जाएगा। अरे बोलो, तो यहां से इसका Ka क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये इसका Ka आ जाएगा। एक अब इसके बाद में क्या करते हैं? इसके बाद में करते हैं इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो अपन क्या बोलते हैं? तो ये अल्फा, और क्या बोल सकते हैं इसको? अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 10%। 10% या उससे कम होगा तो अपन उसे बहुत नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो बेटा जी यहां से जो 1 माइनस अल्फा है ये तो नेग्लिजिबल हो गया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। तो यहां से Ka किसके बराबर आ जाएगा? अरे क्या बचेगा? C अल्फा स्क्वायर, नीचे तो 1 बचेगा, 1। K बराबर आ गया C अल्फा स्क्वायर।
तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा के अपॉन सी का क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अल्फा इज इक्वल टू रूट के बाई सी। तो बेटा जी एक बात बताओ मुझे, अल्फा और सी में क्या रिलेशन आया, अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1/√c, यस और नो? क्योंकि के क्या है, कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, जो केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, बाकी किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। तो ठीक है, अब यहां एक टर्म लिखी है आपने, हेडिंग क्या लिखी है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो। व्हाट डू मीन बाय डाइल्यूशन? ठीक है, ऑन डाइल्यूशन, देखो मैं डाइल्यूशन इधर बता देता हूं एक बार, डाइल्यूशन क्या होता है। जैसे एक गिलास में 1 चम्मच चीनी है, मैंने 1 गिलास पानी और मिला दिया, चीनी कितनी हो गई, बोलो बोलो, चीनी तो उतनी रहेगी ना भाई। तो मैंने पानी मिलाया, मतलब सॉल्यूट चेंज नहीं होगा, सॉल्वेंट ऐड करने से सॉल्यूट चेंज नहीं होगा। अब मैंने उसी 1 गिलास पानी में 1 गिलास पानी जिसमें 1 चम्मच नमक था वो मिला दिया, मतलब डिफरेंट सॉल्यूट मिला दिया। तो अब सॉल्यूट चेंज होगा क्या? अरे अब भी चेंज नहीं होगा। बस इसे ही शास्त्रों में डाइल्यूशन कहा गया है। इसे ही क्या कहा गया है, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब ऑन एडिशन ऑफ वाटर और on addition of different solution, moles of every solute remains सेम। चाहे सॉल्वेंट मिला दो, चाहे दूसरा सॉल्यूट मिला दो, दूसरा सॉल्यूशन मिला दो, सॉल्यूट का मोल चेंज नहीं होगा। चीनी तभी चेंज होगी जब आप उसमें चीनी ही मिलाओगे, समझ रहे हो भाई? ठीक है, इस तरह से तो सॉल्यूट का मोल चेंज नहीं होगा। तो मुझे एक बात पता है, क्या बात पता है? कंसंट्रेशन जो होती है ना, कंसंट्रेशन ऑब्लिक मोलैरिटी, इसे अपन सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या होती है, मोल सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन। तो डाइल्यूशन से मोल सॉल्यूट तो चेंज हो नहीं रहा, तो ऑन डाइल्यूशन मोल सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। तो मोल कांस्टेंट है, तो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में क्या रिलेशन आया, बोलो भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू 1/v आया। तो डाइल्यूशन का मीनिंग क्या है वो अपन ने नीचे लिख रखा है। तो इसका मतलब अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1/√c, और c की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1/v। तो v नीचे रहेगा कि ऊपर चला जाएगा, v ऊपर चला जाएगा। अल्फा प्रोपोर्शनल टू ये आ जाएगा √v। तो ये मीनिंग है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का। अब इसका मतलब क्या कह रहा है ऑस्टवाल्ड? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ as dilution increases, डाइल्यूशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम सॉल्यूशन।
वॉल्यूम सॉल्यूशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे v बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of weak electrolyte increases, जैसे जैसे v बढ़ेगा वैसे वैसे अल्फा बढ़ेगा, जैसे जैसे v बढ़ेगा वैसे वैसे अल्फा बढ़ेगा। तो ये मतलब है इन सारी बातों का। ये है ओस्टवाल डाइल्यूशन वॉल्यूम बढ़ाने पर। अच्छा सर स्ट्रॉन्ग वाले का क्यों नहीं बढ़ता? हर स्ट्रॉन्ग वाले का तो ऑलरेडी 100% होता है, अब 100% से ज्यादा क्या ही होगा अल्फा। जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो तो हर कंसंट्रेशन पर ही 100% ब्रेक रहता है, इसलिए उसका अल्फा चेंज नहीं होता, केवल किसका चेंज होता है? वीक वाले का। क्लियर? तो ये है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मीनिंग समझ में आया क्या? या तो पानी मिला दो तो भी सॉल्यूट उतना ही रहेगा, या डिफरेंट सॉल्यूशन मिला दो तो भी सॉल्यूट उतना ही रहेगा, सिंपल। और मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत डाइल्यूशन में वहां मोल में बता चुका हूं हल्का फुल्का, M1V1 बराबर M2V2, है ना, थोड़ा बहुत तो बता चुका हूं। चलो आप ये नोट कर लें भाई, ओस्टवाल डाइल्यूशन। हेलो, जाओ बात करके आओ बेटा।
जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन बढ़ेगा, वैसे वैसे अल्फा भी बढ़ेगा, केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट का। डाइल्यूशन बहुत ज्यादा काम आएगा इस चैप्टर में, तो आपको समझ में आना चाहिए डाइल्यूशन का मीनिंग क्या है, कि सॉल्यूट का मोल चेंज नहीं होगा उससे। हाँ जी बेटा। क्यों दूसरा सॉल्यूशन डालोगे तो कुछ खास नहीं बढ़ेगा। नहीं नहीं, फिर नहीं चेंज होगा, फिर नहीं हो रहा। डाइल्यूशन से सॉल्यूट का मोल सेम रहना चाहिए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। दूसरा सॉल्यूट मिला दोगे उससे कुछ खास चेंज आएगा नहीं वॉल्यूम में। सॉल्यूशन मिलाना है दूसरा, सॉल्यूट नहीं। तो जैसे यहां तक नोट कर लें हम, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं वैसे। जैसे मान लो मेरे पास में यहां एक सॉल्यूशन है, इधर एक HCl का सॉल्यूशन है, इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, तो अभी भी तो मेरे पास HCl का ही सॉल्यूशन है, लेकिन यहां इसकी मोलैरिटी M1 है और यहां इसका वॉल्यूम V1 है, यहां इसकी मोलैरिटी M2 है और यहां इसका वॉल्यूम V2 है। तो भाई इसका मोल कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा M1 V1, इसका मोल कितना आ जाएगा M2 V2। सिंपल है। इसका मतलब ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट का मोल कांस्टेंट रहता है, तो मोल सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, जितना डाइल्यूशन से पहले का मोल होगा उतना ही मोल सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो पहले वाला मोल कितना है M1 V1 और बाद वाला मोल कितना है M2 V2। ठीक है। यही सेम बात मैं इक्विवेलेंट के लिए बोल सकता हूं कि जितना सॉल्यूट का इक्विवेलेंट पहले है उतना ही इक्विवेलेंट सॉल्यूट का बाद में है ना। तो सिमिलरली अपन और क्या बोल सकते हैं यहां पर, सिमिलरली। अच्छा ये तो पता ही है ना मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी मोल बाई वॉल्यूम होता है। इक्विवेलेंट क्या होता है, सॉरी नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम होता है। ये तो अपन पहले पढ़ चुके हैं भाई सारी बातें, है ना। तो सिमिलरली इक्विवेलेंट सॉल्यूट, इक्विवेलेंट सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, इक्विवेलेंट सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। बिफोर डाइल्यूशन, आप ये नोट कर लें, कुछ खास है नहीं इसमें, ये पहले भी मैं करवा चुका हूं आपको।
ये सारी बातें अपनी पहले हो चुकी है ऑलरेडी। अरे हुआ क्या? तो जितना मोल पहले है उतना ही मोल बाद में है, जितना इक्विवेलेंट पहले है उतना इक्विवेलेंट बाद में है। ठीक है, चलो तो अब इसके बाद में समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, आप तो एक क्वेश्चन लिखो, टू एम HCl, 2 लीटर प्लस 3m HCl नहीं, NaCl करो, NaCl 3m CaCl2, 3 लीटर are added. Find final molarity of NaCl. Of NaCl, Cl minus. NaCl, Cl minus. अब आप एक मेरी बात समझो, पहले सामने देखो, एक मिनट, हेलो, पहले सामने देखो। आप देखो, जैसे इधर अपने पास NaCl था,
और इधर कैल्शियम क्लोराइड है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। तो आप इसके लिए भी क्या यूज कर सकते हो, M1V1 बराबर M2V2, और इसके लिए इसकी फाइनल कंसंट्रेशन पूछे तब भी ये यूज कर सकते हो, M1V1 बराबर M2V2। तो इसकी इनिशियल मोलरिटी कितनी है, 2, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 2, NaCl की फाइनल मोलरिटी, ठीक है, ये पूछा है। और फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। अरे समझ गए ना फाइनल वॉल्यूम। तो NaCl की फाइनल मोलरिटी कितनी आ जाएगी, NaCl की फाइनल मोलरिटी 4/5, अरे कितना आ जाएगा 0.8 m। यही काम इसके लिए कर सकते हो, बोलो भाई, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन मुझसे एक तो ये पूछा है और दूसरा क्या पूछा है, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस। अब जिसकी मोलैरिटी चाहिए उसका मोल अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है। Cl माइनस के मोल टोटल अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम टोटल। अब बताओ Cl माइनस के मोल कहां कहां से आएंगे, एक ही जगह से आएंगे कि दोनों जगह से आएंगे। तो यह आ जाएगा 1 × मोल ऑफ NaCl, जितना NaCl का मोल है उतना ही किसका मोल आएगा, Cl का, प्लस 2 × मोल ऑफ CaCl2। आप समझ में आया 2 क्यों किया, क्योंकि CaCl2 में 2 क्लोराइड है, और टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 2 + 3 कितना आ जाएगा 5। अब NaCl की मोलैरिटी कैसे आएगी, बेटा मोलैरिटी क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम। तो मोल क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। अरे सही बात है क्या, तो मेरे पास इसकी मोलैरिटी भी है और इसका वॉल्यूम भी है। तो यहां मैं क्या लिख दूं इसको, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ NaCl, प्लस 2 × मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम किसका, CaCl2 का, और अपॉन टोटल कितना आ जाएगा 5। याद रखना इनिशियल मोलैरिटी रखोगे, इनिशियल मोलैरिटी रखोगे तो इनिशियल वॉल्यूम रखोगे, और फाइनल मोलैरिटी रखोगे तो फाइनल वॉल्यूम रखोगे। ऐसा नहीं मोलैरिटी इनिशियल रख रहे हो वॉल्यूम फाइनल रख रहे हो, मोलैरिटी फाइनल वॉल्यूम इनिशियल, ऐसे नहीं करना, वरना गड़बड़ हो जाएगा सारा मामला। तो NaCl की मोलैरिटी कितनी है 2, वॉल्यूम कितना है 2, प्लस CaCl2 की मोलैरिटी कितनी है 3, वॉल्यूम कितना है 3, अपॉन कितना आ जाएगा 5। तो यह आ जाएगा 9 × 18, 18 + 4 22, 22/5। अरे 22/5 कर लोगे क्या इसे सोल्व। इस तरह पर फाइनल मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, नोट कर लो बेटा, 4.4 आ जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आगे बहुत काम आएगा भाई इसी चैप्टर में।
हाँ जी, हो गया इतना? अरे बोलो भाई। चलो, इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पीएच कैलकुलेशन। अब अपन पीएच कैलकुलेट करते हैं। पीएच कैलकुलेशन पहला है पीएच कैलकुलेशन ऑफ मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक वीक एसिड। पीएच कैलकुलेशन ऑफ मोनोप्रोटिक या पॉलीप्रोटिक मोनोबेसिक वीक एसिड। अरे प्रोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब H प्लस देने वाला। मोनोप्रोटिक मतलब जो एक H प्लस दे, है ना? ये मोनोबेसिक एसिड लिखा है, मोनोबेसिक एसिड, तो है तो वो एसिड, ठीक है। एसिड जितना H प्लस देता है उसे बेसिसिटी बोलते हैं, और बेस जितना OH देता है उसे एसिडिसिटी बोलते हैं या एसिडिटी बोलते हैं। उल्टा होता है, उल्टा। एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए एसिडिटी यूज करते हैं। मैंने यहां उल्टा लिखा नहीं है, वो होता ही उल्टा है। नहीं सर आपने मोनो बेसिक लिख दिया, बेस है क्या सर? अरे बेसिक नहीं है भाई, मोनो बेसिक वीक एसिड पूरा लिखा है मैंने, है ना। जैसे इसके एग्जाम्पल मान लो, इसका एग्जाम्पल है जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, जैसे HCN, ठीक है। ये एक एक H प्लस दे रहे हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड, ये एग्जाम्पल नोट कर लो, एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल आप नोट कर लें। ठीक है।